Hello, good morning student. You are watching जागृति क्लासेज ऑनलाइन ऐप एंड लास्ट जो टॉपिक अपन ने कंप्लीट किया था वो था सॉल्यूशन से रिगार्डिंग आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और उसके पार्ट और उसके बाद में एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद में अगला जो टॉपिक अपना आ रहा है वो है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ वर्ड का मतलब क्या होता है, पहले अपन ये सब वर्ड समझाएंगे। कॉलीगेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है और ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जो कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है, तो अपन ये भी सारा चीज़ समझाएंगे यहाँ पे। सबसे पहले तो अपन वर्ड लेते हैं कॉलीगेटिव। कॉलीगेटिव वर्ड का मतलब होता है कलेक्शंस ऑफ पार्टिकल्स। इसका मतलब सॉल्यूशन की वो प्रॉपर्टीज जो कलेक्शंस या नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है उसी को अपन क्या बोलेंगे, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल, दैट प्रॉपर्टीज आर नॉन एज कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसकी डेफिनेशन अपन लिखते हैं, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depend on number of solute particle not on the nature of solute, that properties are known as कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसका वर्ड का मतलब यही है, आपको ध्यान रखना है। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, जो नंबर पे डिपेंड करती, नॉट ऑन द नेचर ऑफ पार्टिकल। अब इसका एक सिंपल एग्जांपल देते हैं अपन। अब इसको समझाते हैं आगे। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ का एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू बताते हैं। जैसे मैंने एक जो प्रॉपर्टी ले ली है वेपर प्रेशर। कौन सी प्रॉपर्टी ली है यहाँ पे, वेपर प्रेशर। अब वेपर प्रेशर क्या होता है ये अपन ने प्रीवियस क्लास में बता दिया था कि भाई वेपर प्रेशर क्या होता है। जब लिक्विड जो है वेपर फॉर्म में आ जाता है और वेपर जो है वापस लिक्विड के ऊपर प्रेशर लगाता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। अब यहाँ जो मैं मान लो लिक्विड ले रहा हूँ और लिक्विड लेने के बाद में या सॉल्वेंट ले लिया और इसमें मैंने सॉल्यूट डाल दिया। अब सॉल्यूट मान लो मैंने कौन सा डाल दिया यहाँ पे, NaCl, सॉल्ट डाल दिया। और सॉल्ट डालने के बाद में अपन ने देखा जो बॉइलिंग पॉइंट था या जो वेपर बन रही थी वो वेपर थोड़ी सी कम हो गई। जो वेपर कम हुई वो किसके नंबर पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ NaCl पार्टिकल। इसका मतलब नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे जो प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी वो हो जाएगी कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। और इसमें अपने पास 4 प्रॉपर्टीज़ है अपने सिलेबस में, वो चारों प्रॉपर्टीज़ अपन पढ़ते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अब प्रॉपर्टीज़ के बारे में। फर्स्ट जो प्रॉपर्टीज़ आती है वो है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। सेकंड प्रॉपर्टीज आएगी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। BP का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट। और थर्ड प्रॉपर्टीज आएगी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथी जो प्रॉपर्टी लास्ट इसकी ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये 4 प्रॉपर्टीज है और चारों प्रॉपर्टीज जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करेगी। इसलिए इन चारों को अपन किस में लिखते हैं, कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज में। तो इसका फर्स्ट टॉपिक अपन आज करते हैं यहाँ पे,
फर्स्ट टॉपिक का नाम क्या है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो इसको अपन करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है RLVP। RLVP का पूरा नाम क्या हो जाएगा आपके, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर होता है क्या है, या वेपर प्रेशर में लोअरिंग क्या होता है, ये अपन इसमें बताएंगे, एक कर्व के थ्रू बताएंगे या एक डायग्राम के थ्रू बताते हैं इसको। मान लो इस कंटेनर में मैंने एक लिक्विड ले लिया और लिक्विड में के फॉर्म में मैंने क्या ले लिया, यहाँ वाटर। तो ये वाटर ले लिया, और वाटर क्या एक वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जिनकी वेपर बनती है। तो यहाँ इनकी क्या बनेगी, वेपर। अब ये जो वेपर बन रही है वो कहाँ से बन रही है, अपन को मालूम है सरफेस के पार्टिकल से। तो सरफेस के पार्टिकल जो है वो वेपर फॉर्म में बनेंगे, और वेपर वापस जब प्रेशर क्रिएट करता है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर। तो कंटेनर क्लोज होना चाहिए। तो यहाँ अपन ने जो बताया ये क्या बना हुआ, वेपर बना हुआ, और ये जो लिक्विड लिया है ये कौन सा लिया, अपन ने वाटर लिया है। अब यहाँ जब इसके अंदर मैं सॉल्यूट डाल देता हूँ, सॉल्यूट में आप क्या क्या ले सकते हैं, सॉल्यूट में एक सॉलिड सब्सटेंस लेना है। सॉलिड का मतलब है शुगर ले लो या ग्लूकोज ले लो, कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट जो सॉलिड स्टेट में और जो सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सके, ऐसा कंपोनेंट लेना है। शुगर या ग्लूकोज जो है वो कुछ अमाउंट में अपन इसके ऊपर डालेंगे या इसके अंदर डालेंगे। तो अंदर डालने के बाद में अपन देखेंगे सरफेस के कुछ जो सरफेस एरिया है वो कुछ पार्ट इसका किसने कवर कर लिया है, सॉल्यूट ने। सॉल्यूट का मतलब सॉलिड सब्सटेंस ने। अब यहाँ कुछ पार्ट इसका कवर कर लिया है, इसका मतलब जो वेपर प्रेशर बनेगा वो वेपर प्रेशर पहले की कंपैरिजन में क्या बनेगा, कम बनेगा। तो वेपर प्रेशर में जो कम आ रहा है या जो डिप्रेशन आ रहा है उसी को अपन क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। मान लेते हैं कि भाई अपन ने जो राउल्ट्स लॉ में एक फॉर्मूला डेराइव किया था वो फॉर्मूला अपन यहाँ वापस समझाते हैं। आपने फॉर्मूला ये पढ़ा है लास्ट जो प्रीवियस क्लास में मेरा एक लेक्चर है उसमें देखना, राउल्ट्स लॉ फॉर सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशंस। तो इसमें अपन ने ये बताया था PB नॉड माइनस P टोटल अपॉन PB नॉड इक्वल टू एक्स है। इसको मैं वापस डिफाइन कर रहा हूँ यहाँ पे, क्या है ये फॉर्मूला, PB नॉट क्या हो गया, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और P टोटल क्या हो गया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, और एक्स ए क्या हो गया यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो PB नॉट माइनस P टोटल जो है वो किस पे डिपेंड करता है, इसको आप बोल सकते हैं PB नॉट माइनस P टोटल। इसको अपन लिख सकते हैं लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। VP का मतलब क्या हो गया, वेपर प्रेशर। अब अगर इन दोनों को रिलेट करते हैं तो एक वर्ड आ जाता है PB नॉड माइनस P टोटल अपॉन PB नॉड इजिकल टू, इसको अपन लिख सकते हैं रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर ये होता है रिलेटिव लोअरिंग। रिलेटिव और इन दोनों में डिफरेंस यही है, जब आप इसको रिलेट करते हो तो वर्ड आ जाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। जब रिलेट नहीं करते हैं और दोनों का डिफरेंस निकालना है तो इसको अपन क्या बोलते हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। अब ये जो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो किस पे डिपेंड करता है, वो किसके इक्वल है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ साइड में, एक्स ए क्या है, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया अपना एक्स ए। तो यहाँ अपन ने बताया कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वास्तव में एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है या नहीं है, उसको अपन प्रूव करना चाहते हैं यहाँ पे कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करता है, सॉल्यूट के नंबर पे या सॉल्यूट के नेचर पे, उसी को अपन प्रूव करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ आपको एक्स ए का मतलब मालूम है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और उसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं Na अपॉन Na प्लस NB। तो यहाँ लिख देते हैं ये फॉर्मूला, PB नॉट, इसको हटा देते हैं पहले, PB नॉट माइनस P टोटल अपॉन PB नॉट इक्वल टू एक्स ए की जगह लिखना अपन को Na अपॉन Na प्लस NB। Na किसके मोल है, Na इज़ द मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड NB इज़ द मोल ऑफ सॉल्वेंट। ये दोनों मोल्स हो गए। अब इन दोनों का अपन को रेशियो निकालेंगे तो आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन आएगा
लेकिन अगर मैं कहता हूँ इफ़ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, इफ़ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, देखो डाइल्यूट वर्ड के लिए अपन क्या कहेंगे, जिसमें Na के नंबर ऑफ मोल्स लेस है किससे, Nb से। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है और डाइल्यूट सॉल्यूशन में सॉल्यूट के मोल्स क्या कम होंगे, कम कैसे होंगे, Na इज वेरी वेरी लेस देन Nb। तो इसको अपन यहाँ एक समझाते हैं। मान लो आपने जो सॉल्यूट लिया वो तो 0.01 मोल लिया और जो सॉल्वेंट लिया उसके 10 मोल लिए, तो यहाँ सॉल्यूट के मोल्स 0.01 को नेग्लेक्जिबल मान सकते हैं। तो यहाँ अपन कह सकते हैं Na/Na प्लस Nb। आप अगर 10 में 0.01 ऐड भी कर देते हैं तो कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि सॉल्यूशन कैसा है, डाइल्यूट है। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में Na के मोल्स कम होते हैं, सॉल्यूट के वैल्यू कम होती है, किससे कम होती है, सॉल्वेंट के मोल से। तो यहाँ अपन इसको आगे लिखते हैं Pb नॉड माइनस P टोटल अपॉन Pb नॉड इक्वल टू अपन लिख सकते हैं Na/Nb। तो यहाँ मैंने Na को हटाया क्यों, क्योंकि Na के मोल्स कम है और मैंने ये बोला था कि अगर 10 मोल वाटर है या सॉल्वेंट है और उसमें आप सॉल्यूट के मोल्स कितने हैं, 0.01, 10 में आपने 0.01 ऐड भी कर दिया तो आंसर क्या आया, 10.01, इक्विवेलेंट टू 10 ही मान सकते हैं इसको। तो यहाँ से ये वैल्यू अपन हटा सकते हैं। किसके मोल्स को हटा दिया, यहाँ से सॉल्यूट के मोल्स को हटाया मैंने। तो मेरे पास जो फॉर्मूला आया वो क्या आया, Na/Nb। और यहाँ आपको मालूम होना चाहिए Na का मतलब क्या होता है, Na इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो WA/Ma, WA का मतलब क्या हो गया, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, और Ma क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और Nb इज इक्वल टू क्या होता है, WB/Mb, गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट एंड द मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये वैल्यू होती है। अगर यहाँ इसको हटा के Na और Nb की जगह ये वैल्यू रखें तो अपने पास फॉर्मूला क्या आता है, नेक्स्ट पेज पे करते हैं इसको। देखो तो फॉर्मूला बनेगा ये Pb नॉड माइनस P टोटल अपॉन Pb नॉड इक्वल टू WA/Ma इंटू, अब जो है WA/Ma जो वैल्यू है वो Na की हो गई, नीचे किसकी वैल्यू आएगी, Nb की, और Nb की वैल्यू क्या होगी, Nb की वैल्यू हो गई WB/Mb। तो वो Mb वापस कहाँ आ गया, ऊपर। तो ये जो फॉर्मूला है ये अगले जो अपने आगे न्यूमेरिकल्स से, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। इसके अलावा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है कि अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में इस प्रॉपर्टीज़ को क्यों रखा वो भी अपन प्रूव करके बताते हैं। जो Pb नॉड माइनस P टोटल अपॉन Pb नॉट रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और मोल फ्रैक्शन की जो वैल्यू मैंने रखी है Na/Nb। तो यहाँ पे जो है Pb नॉट माइनस P टोटल अपॉन Pb नॉट जो है वो सीधा किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, not on the nature of solute, so it is known as a colligative properties। अब देखो इसमें जो अपन ये WA WB और ये है क्या, इसको अपन समझाते हैं। यहाँ पे ये तो हो गया रेशियो जो है Pb नॉट माइनस P टोटल अपॉन Pb नॉट, इस रेशियो को अपन क्या बोलते हैं, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। WA/Ma ये तो हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और WB/Mb ये हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब क्वेश्चन जो आएगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, और इस क्वेश्चन में क्या आएगा आपको अपन क्वेश्चन लिख के बताते हैं सामने। इसके क्वेश्चन ये आ रहा है इसी फॉर्मूले पे है, 0.5 ग्राम अननोन सॉल्यूट dissolve in 39 gram benzene, then vapor pressure of benzene decreases from
0.845 1 सेकेंड 0.850 बार टू 0.845 बार. Then calculate molar mass of unknown solute. तो ये जो है इसमें क्वेश्चन गिवन है आपको, इस टाइप से क्वेश्चन एनसीईआरटी में दे रखा है और इसको कैसे सॉल्व करना अपन को इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है ये क्वेश्चन. तो ये पहले क्वेश्चन मैं समझाता हूँ कि आपने 0.5 ग्राम अननोन सॉल्यूट लिया है और उस अननोन सॉल्यूट को कितने ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया है, 39 ग्राम बेंजीन में डिजोल्व कर दिया. तो जिसमें डिजोल्व करते हैं उसको सॉल्वेंट मान लेते हैं. तो यहाँ अपन बेंजीन को क्या मानेंगे, एज ए सॉल्वेंट. ये बेंजीन को सॉल्वेंट मान लिया. अब बेंजीन को सॉल्वेंट मान लिया, देन वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन डिक्रीजेज फ्रॉम 0.850. मतलब इनिशियल वेपर प्रेशर कितना है बेंजीन का, 0.850 बार है और वो कम हो गया, कितना रह गया यहाँ पे 0.845 बार. देन कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट. अब इसमें आपको बताना है अननोन सॉल्यूट का मोलर मास कितना होगा. तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो अपन ने बताया किस टाइप से क्वेश्चन बनता है. अब पहले तो अपन सारी वैल्यू लिख देते हैं, कौन कौन सी गिवन है और कौन सी फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले अपने पास क्या क्या गिवन है वो देखते हैं. यहाँ पे मास ऑफ अननोन सॉल्यूट दे रखा है, इसका मतलब क्या दे रखा है, WA गिवन है. WA का मतलब है मास ऑफ सॉल्यूट और वो कितना गिवन है, 0.5 ग्राम. WA गिवन है. MA जो है वो क्या होता है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, लेकिन ये अपन को फाइंड आउट करना है मोलर मास. तो MA की वैल्यू आपको निकालनी है. WMA हो गया. WB क्या दे रखा है, WB मास ऑफ सॉल्वेंट. ये क्वेश्चन में गिवन है, कितना गिवन है, 39 ग्राम. तो यहाँ लिख देते हैं 39 ग्राम, ये गिवन है. अच्छा, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट MB. अब ये अपन को बेंजीन का फॉर्मूला याद होना चाहिए. तो बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ साइड में लिख रहा हूँ मैं. बेंजीन होता है C6H6 और इसका जो मोलर मास आता है वो 78. आप कैलकुलेट कर सकते हो, कार्बन 6 है और हाइड्रोजन भी 6 है और इन दोनों को जो वैल्यू रख के इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, 78. तो यहाँ 78 ग्राम पर मोल, ये वैल्यू भी गिवन है. अब इसके अलावा अपने पास और क्या गिवन है, PB नॉट का मतलब है वेपर, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट. अब सॉल्वेंट जो था बेंजीन का वेपर प्रेशर कितना गिवन है, 0.850. ये पहले था, लेकिन सॉल्यूट डालने के बाद में कितना हो गया, यहाँ पे 0.845 बार हो गया. इसका मतलब आपके पास PB नॉट भी गिवन है और PB नॉट कितना गिवन है, 0.850 और प्रेशर की यूनिट क्या लगाई यहाँ पे, बार. अब ये PB नॉट गिवन है और P टोटल जो है सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है ये भी गिवन है 0.845 बार. तो ये सारी वैल्यू आपके पास आ गई. अब जो कैलकुलेट करना है वो सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, यहाँ पे MA की वैल्यू निकालनी है और फॉर्मूला ये आपके पास गिवन है. तो MA अगर निकालना मेरे को, तो MA को बाहर लेना पड़ेगा और सारी वैल्यू को एक साइड में करना पड़ेगा. तो यहाँ इसका फॉर्मूला जो बनेगा MA कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, WA इंटू MB अपॉन WB इंटू PB नॉट माइनस P टोटल अपॉन PB नॉट. ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तब इसका कौन सी वैल्यू आ जाएगी, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट आएगा. और इसी को मैं इस फॉर्मूले में ये वैल्यू यहाँ रख रहा हूँ और आंसर निकालते हैं अपन. MA निकालना मेरे को, MA इक्वल टू WA गिवन है कितना है, 0.5. ये हो गया 0.5 इंटू साथ में दे रखा है MB. MB का मतलब मोलर मास कितना गिवन है यहाँ पे, 78 अपॉन, अब अपने पास WB ये रहा गिवन है 39 ग्राम, 39 और इनटू ब्रैकेट में 0.850 माइनस 0.845
अपॉन 0.850, ये वैल्यू अब सॉल्व करेंगे तब अपने पास एम ए की वैल्यू आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, अपन सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो ये एम ए निकालना है, ये था 0.5 इंटू 78 अपॉन, और ये कितना था 39 इंटू 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.850, ये सॉल्व करना था। अब यहाँ जब अपन कहते हैं 0.39 से ये 2 टाइम्स कट गया 78, और 0.5 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाता है 1, और 1 अपॉन मेरे पास जो आंसर आ रहा है 0.850 में से 0.845 निकालेंगे तो 0.005, और अपॉन में क्या है यहाँ पर 850, ये वापस ऊपर जाएगा 0.850। अब ये पॉइंट से पॉइंट कैंसिल किया, और यहाँ पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 850 अपॉन 5, तो मेरे पास आंसर आया 170 ग्राम पर मोल। ये लास्ट फाइनल आंसर आ गया इसका 170 ग्राम पर मोल। और ये जो मोलर मास है वो किसका है, अननोन सॉल्यूट का। तो अननोन सॉल्यूट का मोलर मास इस टाइप से आपको कैलकुलेट करना है। फर्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में अपन ने समझाया, और इसमें यही बताया कि जो वेपर प्रेशर में जो लोअरिंग आ रही है पी नॉट माइनस पी टोटल, और ये जो है वो किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी नॉट माइनस पी टोटल को डेल्टा पी, और डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। यही अपन को प्रूव करना है कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, सो इट इज़ नॉन एज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो ये फर्स्ट टॉपिक अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में इससे रिलेटेड अपन सेकंड टॉपिक में करते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये भी एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पार्ट है। तो अपन सेकंड टॉपिक लेते हैं यहाँ पे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है बॉइलिंग पॉइंट, पहले अपन इसको क्लियर करेंगे, फिर बताएंगे एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये देखो। पहले बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं कि भाई आपने जो सॉल्वेंट लिया या जो लिक्विड लिया, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल आ जाता है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ जब इसका डेफिनेशन अपन को लिखना है बॉइलिंग पॉइंट का, पहले डेफिनेशन लिखवाएंगे। तो ये डेफिनेशन यहाँ लिखनी है अपन को, बॉइलिंग पॉइंट इक्वल टू द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of atmospheric pressure, equal to the atmospheric pressure. That temperature is known as, that temperature is known as boiling point, BP। BP का मतलब boiling point। तो यहाँ ये डेफिनेशन है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर को अपन क्या बोलेंगे, बॉइलिंग पॉइंट। तो ये इसकी डेफिनेशन अपन को लिखनी है बॉइलिंग पॉइंट की यहाँ पे। तो बॉइलिंग पॉइंट का मतलब अपन ने बताया बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। जनरली अपन क्या बोलते थे कि द टेम्परेचर एट विच द वाटर या लिक्विड इज बॉयल,
बट यहाँ आपको नई डेफिनेशन ये याद रखनी है, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज बॉइलिंग पॉइंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन। इसके बाद अपन बताते हैं एलिवेशन वर्ड क्यों लगाए यहाँ पे, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ समझाने के लिए वापस अपन एक डायग्राम बनाते हैं इससे रिलेटेड। यहाँ मैंने एक ले लिया कंटेनर, और ये कंटेनर जो है इसमें मैंने लिक्विड भरा हुआ है या वाटर भरा हुआ है, और वाटर सॉल्वेंट होता है, ये लिक्विड हो गया। अब यहाँ जब इसके अंदर मैं अननोन सॉल्यूट डालता हूँ, जैसे ये तो हो गया लिक्विड, और आपने इसके अंदर क्या डाल दिया है, अननोन सॉल्यूट। तो अपन क्या रहते हैं, पहले किसकी वेपर बन रही थी, सॉल्वेंट की या लिक्विड की वेपर बन रही थी। अब आपने इसके अंदर जो सॉल्यूट डाला है, सॉल्यूट के फॉर्म में आप क्या ले सकते हो, ग्लूकोज, सुक्रोज या NaCl, KCl, कोई भी एक सॉलिड सॉल्यूट लेना है। और वो सॉलिड सॉल्यूट अगर डालेंगे इसकी सरफेस पे, तो जो सरफेस एरिया है वो कम हो जाएगा, और सरफेस एरिया अगर कम होगा तो वेपराइजेशन कम होगा, और वेपराइजेशन कम होगा तो वेपर प्रेशर भी इसका कम हो जाएगा। अपन कहते हैं अगर वेपर प्रेशर कम हो गया तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल नहीं होगा, तो आपको ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी वापस लिक्विड को बॉयल करने के लिए। तो अपन वापस इसको समझाते हैं कि भाई एक प्योर लिक्विड या एक प्योर वाटर जो होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, इन दोनों में से किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। तो वही चीज़ अपन यहाँ समझा रहे हैं कि भाई प्योर लिक्विड में ओनली वेपर कौन बनाता था, लिक्विड बनाता था, लेकिन लिक्विड की सरफेस पे बनता था। अब यहाँ आपने सॉल्यूट डाल दिया, और सॉल्यूट के कारण जो वेपर है वो कम बनेगी। अब कम वेपर बनेगी तो उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए उसको और ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो घर पे भी अपन एक एग्जांपल कर सकते हैं, जब अपन चाय बनाते हैं तो एक कंटेनर लेते हैं, और इस कंटेनर में सबसे पहले क्या लेते हैं, पानी लेते हैं, और इस पानी को जब अपन बॉयल करते हैं और उसमें आपने 1 चम्मच शुगर डाल दिया, 1 स्पून शुगर डाल दिया, वो शुगर डालते ही वो जो लिक्विड बॉयल हो रहा था वो एकदम बैठ जाएगा या वो एकदम सेटल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि जो लिक्विड की सरफेस है उस पर किसके पार्टिकल आ जाएंगे, शुगर के पार्टिकल्स, जिससे वेपर प्रेशर कम होगा, और वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट हो जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। इसी के लिए अपन इसका नाम दे देते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो सीधा सा वर्ड याद रखना आपको, इफ़ वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन द वॉलेटाइल लिक्विड then vapor pressure of solution, vapor pressure of liquid decreases, then the elevation in boiling point are found। तो बॉइलिंग पॉइंट में अपन को क्या मिल रहा है, एलिवेशन मिल रहा है, और एलिवेशन का मतलब क्या हो गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो रहा है, और इसी को अपन क्या बोलते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो यहाँ इसको अपन रिटन फॉर्म में लिखते हैं, एलिवेशन वर्ड का मतलब क्या होता है, इफ़ वी add non-volatile solute in solvent, then vapor pressure of solvent decreases to increase vapor pressure, then temperature should be increased, so boiling point increases। तो यहाँ बॉइलिंग पॉइंट जो इंक्रीज हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, अगर आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, और वापस उसको वेपर प्रेशर को इक्वल करने के लिए अपन उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। तो ये वर्ड अपन को ध्यान रखना है इसमें। अब यहाँ अपन एक कर्व बनाएंगे ताकि आपको उस कर्व से भी समझ में आए कि इक्वल बॉइलिंग पॉइंट में जो एलिवेशन हुआ वो क्यों हुआ। तो यहाँ कर्व जो बना रहे हैं, इस तरफ ले रहे हैं वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर और इस तरफ ले रहे हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर के बीच में कर्व बनाएंगे। ये दोनों का कर्व आया। फर्स्ट जो कर्व आएगा वो सॉल्वेंट का, और यहाँ मान लेते हैं ये जो है 1 atm प्रेशर, और अपन को मालूम है 1 atm प्रेशर, जब लिक्विड का प्रेशर भी 1 atm हो जाता है उस टेम्परेचर को भी अपन क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। और ये जो कर्व आया ये किसका आया है, सॉल्वेंट का। और ये इसके आगे जो कर्व आएगा वो किसका आएगा, सॉल्यूशन का। तो ये कर्व को अगर नीचे वाली लाइन से टच करते हैं तो ये लाइन यहाँ टच हो रही है। तो ये अपन मान लेते हैं जो सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको मानेंगे TB नॉड, सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का TB नॉड। और TB नॉड कितने हैं, 1 atm प्रेशर पे जो बॉइलिंग पॉइंट आया उसको TB नॉड मानते हैं। अब यही कर्व आगे जा रहा है और इस कर्व को वापस अपन नीचे वाली लाइन से टच करते हैं तो यहाँ टच हो रहा है। अब ये जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा ये अपन मानेंगे TB। तो दोनों में जो डिफरेंस आ रहा है, थोड़ा बहुत डिफरेंस आ रहा है, देखो TB ज़्यादा है और TB नॉड कम है। इसका मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है और सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम है। इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस आएगा, यहाँ कुछ डिफरेंस दिख रहा है अपन को, और इस डिफरेंस को अपन क्या नाम से डिनोट करेंगे, डेल्टा TB। तो इस कर्व में अपन को साफ दिख रहा है जब सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो इसका वेपर प्रेशर कम हुआ, लेकिन वेपर प्रेशर को वापस एटमॉस्फेरिक प्रेशर लाने के लिए मैंने इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ किया। तो टेम्परेचर इंक्रीज़ करते ही कौन सी चीज़ आ जाएगी अपने पास, जो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, लेकिन सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। यहाँ अपन एक बार लिख देते हैं TB क्या है, TB नॉड क्या है और डेल्टा TB क्या है। तो इस कर्व को यहाँ समझा रहे हैं। TB तो किसका बॉइलिंग पॉइंट है, TB इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। जबकि TB नॉड क्या है, TB नॉड इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट मतलब प्योर वाटर ले सकते हैं। और यहाँ डेल्टा TB दे रखा है, डेल्टा TB इज इक्वल टू एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो ये अपन को इस कर्व में दिख रहा है। अच्छा, इस कर्व के बेस पे ही अपन ये लिख सकते हैं, यहाँ मैं इधर लिख रहा हूँ डेल्टा TB जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, डेल्टा P पे। देखो ये हो गया डिफरेंस इन वेपर प्रेशर डेल्टा P, और ये हो गया डेल्टा TB। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P। कर्व से दिख रहा है, ये कर्व से क्या दिख रहा है अपन को, डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P, ये कर्व से दिख रहा है। अब यहाँ जब प्रोपोर्शनल डेल्टा P करेंगे, और ये अपन ने अभी पढ़ा था पिछले वाले जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है उसमें ये पढ़ा था अपन ने, डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XA, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो यहाँ अपन लिख सकते हैं, इसमें फॉर्मूला बनाएंगे, एक डेरिवेशन है जो अपन क्लियर करेंगे। यहाँ पे डेरिवेशन को कैसे करना है ये देखो, इधर कर्व के बाद में यहाँ पर आगे करते हैं। कर्व में दिख रहा था डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू XA, ये अभी बताया था लास्ट प्रीवियस टॉपिक जो अपन ने बताया था इसमें। और XA क्या है यहाँ पर, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। हालांकि बुक्स में कहीं कहीं XB भी दे रखा है, लेकिन अपन ने यहाँ XA ले लिया है, तो इसको क्या लेते हैं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट XA हो गया। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू NA अपॉन NA प्लस NB, ये लिख सकते हैं अपन ने XA की। और यहाँ अपन को मालूम है कि जब प्रोपोर्शनल अगर हटाते हैं तो कांस्टेंट लगाना चाहिए। तो डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ मैं, इक्वल टू K इंटू NA अपॉन NA प्लस NB। और फिर वही बात आ जाती है, इफ़ द सॉल्यूशन इज डाइल्यूट, कौन सा सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। और डाइल्यूट सॉल्यूशन में किसकी वैल्यू वेरी वेरी लेस देन होती है,
Na is very very less than Nb, then we can write here Na plus Nb, Na plus Nb equivalent to Nb. अब Na plus Nb को Nb ले लो, तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू एन ए अपॉन एन बी. एन ए किसके मोल है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट. और एन बी किसके हैं? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट. अब आपको ये मालूम है एन ए की जगह आप क्या लिख सकते हो? डब्ल्यू ए. और उसकी जगह क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर अपन ये लिखते हैं आगे, डेल्टा टी बी इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी इंटू एम बी. अब जो सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट जैसे वाटर लिया, और वाटर का मोलर मास जो होता है वो क्या होता है? फिक्स होता है. तो अपन क्या ले लेते हैं? के इंटू एम बी को एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं. कौन सा ले लिया? के बी. तो यहाँ एक के बी जो है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट लिखते हैं इसको, या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट भी लिख सकते हैं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट भी लिख सकते हैं. तो यहाँ वर्ड लिखेंगे अपन, पहले इसको सॉल्व करते हैं. डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू ए अपॉन एम ए इंटू डब्ल्यू बी. अब ये सारी वैल्यूज़ आपको मालूम होनी चाहिए. क्या क्या है? डेल्टा टी बी क्या हो गया? एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट. के बी क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट या मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. तो यहाँ लिख देता हूँ मैं साइड में कहीं पे, यहाँ लिख देता हूँ के बी इज इक्वल टू मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. और डेल्टा टी बी आपको मालूम है, डब्ल्यू ए क्या है? मास ऑफ सॉल्यूट. और एम ए क्या है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट. और डब्ल्यू बी क्या है? डब्ल्यू बी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्वेंट. ये चीज़ें अपने पास मालूम है और ये सारी गिवन है, यहाँ इस फॉर्मूले में आ रखी है. तो अपन यहाँ कर सकते हैं, देखो डब्ल्यू ए तो क्या हो गया? मास ऑफ सोल्यूट. अच्छा, ये फॉर्मूला भी इम्पोर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन इस पे बनते हैं कि भाई आपको डेल्टा टी भी गिवन है, सारा कुछ गिवन है, एम ए निकालना है. एम ए का मतलब मोलर मास ऑफ सोल्यूट निकालना है. के बी जो है वो एलिवेशन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है. वाटर के लिए जो वैल्यू होती है 0.52 जो होती है, ये केल्विन किलोग्राम पर मोल, इसकी यूनिट भी अभी बताएंगे अपन. और यहाँ जो है डब्ल्यू ए मोल गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और ये मास ऑफ सॉल्वेंट. अगर मैं मान लो मास ऑफ सॉल्वेंट को किलोग्राम में ले लूँ, किस में ले लिया मैंने? किलोग्राम में ये ले लिया. तो गिवन मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास और मास ऑफ सॉल्वेंट, इस पूरे को एक फॉर्मूले का नाम दे देते हैं, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी और स्मॉल एम. स्मॉल एम क्यों बोला अपन ने? क्योंकि ये पूरा जो फॉर्मूला बन रहा है ये मोलैलिटी का बन रहा है. और मोलैलिटी का अगर फॉर्मूला बन रहा है तो क्या होगा? यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट और मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किस में आना चाहिए? किलोग्राम में. अब जो है के बी क्या है? के बी की डेफिनेशन और के बी का फॉर्मूला क्या आएगा? के बी इज इक्वल टू लिख सकते हैं डेल्टा टी बी अपॉन स्मॉल एम. और अगर मैं मोलैलिटी 1 मोल पर किलोग्राम कर दूं, कितना मोलैलिटी कितना है सॉल्यूशन का? 1 मोल पर केजी, देन द डेल्टा टी बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? के बी. और के बी को अपन ने क्या वर्ड बोला है? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट. अब इसकी यूनिट बनानी है. यूनिट कैसे बनाते हैं? टेम्परेचर की यूनिट होती है केल्विन और मोलैलिटी की यूनिट क्या होती है? मोल पर केजी. तो इसकी जो यूनिट बनेगी या क्या बनी है यहाँ पे? केल्विन किलोग्राम अपॉन मोल. और इसकी जो वैल्यू होती है वाटर के लिए, जनरली हर एक सॉल्वेंट के लिए फिक्स होती है. वाटर के लिए अपन जो लेते हैं लगभग 0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये वाटर के लिए होता है. तो वाटर का के बी जो है वो कितना होता है?
0.52 केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये इसकी यूनिट है, इसको ध्यान रखना है। और इससे रिलेटेड इस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बन सकता है, वो आगे अपन इसमें करवाएंगे। तो यहाँ तक जो है अपन ने जो बताया है, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आए या इससे रिलेटेड आपको कोई दिक्कत आए न्यूमेरिकल्स में, तो आप इस मोबाइल ऐप के अंदर जो नंबर्स है उस नंबर पे आप फ़ोन करके या मैसेज करके इन्फॉर्म कर सकते हैं। इसके अलावा जो इसकी दो क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ और बची हुई है वो अपन इसमें करते हैं आगे टॉपिक के अंदर। तो यहाँ तक जो अपना करा है ये टॉपिक कंप्लीट हुआ है, के बी का वैल्यू कैसे निकालते हैं और कैसे क्या इसका आंसर आता है। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। यहाँ पे ये हो गई अपना सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। अब ये इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ को इसमें क्यों लिखा है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में क्यों लिखा है, तो यहाँ अपना जो फॉर्मूला आया था, देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला आया था डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के इंटू एन ए अपॉन एन बी। लास्ट प्रीवियस वाले में देखो ये वर्ड आया था। तो डेल्टा टी बी यहाँ से लेते हैं और यहाँ से क्या ले लेते हैं, एन ए। तो डेल्टा टी बी प्रोपोर्शनल टू एन ए लिख सकता हूँ मैं। इसका मतलब क्या हो गया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड कर रहा है। तो इसका मतलब ये अपना जो है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में लिख सकते हैं। तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे जो भी वैल्यू या जो भी एक प्रॉपर्टी डिपेंड करेगी उसको आपको किस में लिखना है, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के अंदर लिखना है। अब अपनी थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़। तो यहाँ जो है थर्ड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। अब फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है पहले ये समझाएंगे और फिर बताएंगे कि भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट को समझने के लिए अपन बता देते हैं, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड। तो यहाँ डेफिनेशन लिखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट की। फ्रीजिंग पॉइंट, द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid is equal to the vapor pressure of solid. That temperature is known as freezing point of liquid. तो इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में क्या समझाएंगे, जिस पे जैसे अपन एक आइस का ट्रे लेते हैं, ये आइस का मतलब इसमें पानी डाला हुआ है और इस पानी को अपन फ्रीज़र के अंदर रख देते हैं। और फ्रीज़र के अंदर रखेंगे तो अपन कहेंगे जहाँ जिस टेम्परेचर पे अपन आइस और जो वाटर है उन दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है। आइस का वेपर प्रेशर तो अपन क्या मानते हैं, ज़ीरो ही मानते हैं। क्यों मानते हैं ज़ीरो, क्योंकि आइस तो ऑलरेडी सॉलिड में होता है और जो चीज़ सॉलिड में होती है उसका वेपर प्रेशर कितना हो जाता है, ज़ीरो। जैसे मेरे हाथ में मार्कर है, अब मार्कर सॉलिड में, इसकी कोई वेपर नहीं बनेगी तो इसका वेपर प्रेशर अपन क्या मानते हैं, ज़ीरो। तो द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ आइस, दैट टेम्परेचर इज नॉन एज फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। और ये जो टेम्परेचर होता है वाटर का, जो टेम्परेचर अपन कितना लेते हैं, 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस का केल्विन के साथ रिलेशन है। अब ये चीज़ आपको एक और ध्यान रखना है, मान लो कभी कभार न्यूमेरिकल्स में जो वैल्यू दे देते हैं डिग्री सेल्सियस में दे दें, लेकिन आपको वहाँ डिग्री सेल्सियस का यूज नहीं करना है न्यूमेरिकल्स में। क्यों नहीं करना है, क्योंकि डिग्री सेल्सियस एक जो यूनिट है उसको केल्विन में चेंज करना पड़ता है। तो देखो जो भी 0 डिग्री सेल्सियस आए तो उसमें आपको 273.15 केल्विन, ये आप कोई भी डिग्री सेल्सियस में ऐड करेंगे तो उस डिग्री सेल्सियस का आंसर आ जाएगा
जैसे इसका बताता हूँ मैं, 10 डिग्री सेल्सियस है मेरे पास, तो आपको क्या करना है, 273.15 प्लस 10 इन दोनों को ऐड करना है, तो मेरे पास जो आंसर आया 283.15 केल्विन। तो 10 डिग्री सेल्सियस को आपको किस में लिखना है, अब आपको न्यूमेरिकल्स में 283.15 केल्विन लेना है। तो जो भी वैल्यू आया आपको डिग्री सेल्सियस का यूज़ नहीं करके क्या यूज़ करना है, केल्विन यूज करना है। और ये जो फ्रीजिंग पॉइंट है, ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी है, फ्रीजिंग पॉइंट होता क्या है और फ्रीजिंग पॉइंट पे क्या इफ़ेक्ट आएगा जब आप नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इसके अंदर ऐड करते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये अपन आगे बताएंगे इसमें। तो यहाँ तक जो क्लियर किया हुआ है इसमें, जैसे वेपर प्रेशर क्या होता है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर क्या होता है, ये सारा जो टॉपिक अपने क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जो अपन फ्रीजिंग पॉइंट की डेफिनेशन, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन और जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है उसको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ क्यों बोलते हैं, ये सारी चीज़ें इसमें आपको टॉपिक के अंदर क्लियर करनी है। इसके बाद का जो टॉपिक आ रहा है वो अपन कल इसको समझाएंगे, इसमें क्या क्या आएगा और कैसे जो फ्रीजिंग पॉइंट है उसको एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ में अपन ने रखा है। तो ये अपन कल इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ठीक है।